हेलो माय व्यूअर। आज मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज़ करके वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि डिमांड लोगों की आ रही है कि आप हिंदी में बोलें बट लिखें इंग्लिश में। तो आज कोशिश वही होगी। और आज के टॉपिक्स हैं 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये एक चैप्टर्स है जिसका नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग EMW। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को शॉर्ट में बोलते हैं EMW। और ये हो गया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इसके नाम हो गए, तो आप समझा जाए कि ये फिजिक्स के ब्रांच में 4th ब्रांच है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 5वें ब्रांच में आएगा ऑप्टिक्स और 6ठे ब्रांच में आएगा मॉडर्न फिजिक्स। तो 4, 5, 6 ये 12 के लिए है। और 11th क्लास के लिए जो 11th क्लास इंजीनियरिंग होगा उसमें आएगा 3 चीज़, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। एक का नाम होगा मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, 2 में आएगा थर्मल फिजिक्स और 3 में आएगा ऑसिलेशन एंड वेव्स। मैं उसको थोड़ा लिख भी दूंगा आगे जा करके, बट अभी डायरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें हैं जो पढ़ी जाती है। तो इसके अंदर में लगभग होगा 22 कंसेप्ट, 22 कंसेप्ट्स हैं। और 22 कंसेप्ट्स में आज एक कंसेप्ट पर बात करेंगे, उसका नंबर भी लिख देते हैं। वो नंबर में 2 नंबर में है। वो 1 नंबर में है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, और यू कैन से इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। दैट इज प्रॉपर्टीज को ही कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। और इस कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा 3 चीजें। एक में आएगा एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस, दूसरा आएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, और तीसरा आएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। दूसरा है कूलॉम्स लॉ। फोर्स बिटवीन टू पॉइंट्स चार्जेस। थर्ड है फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। मतलब 2 चार्ज नहीं रहेगा, बल्कि 2 से ज़्यादा चार्ज एक साथ प्रेजेंट रहेगा, या कंटिन्यूस चार्ज भी हो सकता है, या एंड डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस भी हो सकते हैं। और किसी एक चार्ज पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं वो पता लगाना है इसमें। फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस यूजिंग
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और फोर्थ में हो गया कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इसी के हेल्प से हम लोग फोर्स भी निकालेंगे। यहां पर क्या है, एन डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस होंगे, या तो वन डायमेंशन में या टू डायमेंशन में या थ्री डायमेंशन में, कोई भी रूल फॉलो करके स्कैटर्ड होगा। तब किसी एक पर्टिकुलर फोर्स पर, चार्ज पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं वो निकालना है। और यहाँ पर क्या होगा, कंटिन्यूअस चार्ज है, वन डायमेंशन का या टू डायमेंशन का या थ्री डायमेंशन का, जिसमें कि इंटीग्रेशन करके बनाया जाता है, इसको सिग्मा करके बनाया जाता है। और इसमें सिंपल मतलब या तो वेक्टर के फॉर्म से भी बना सकते हैं या स्केलर के फॉर्म से भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है इन सब के लिए, तीनों चार के लिए बिना वेक्टर का और बिना वेक्टर कैलकुलस का होगा ही नहीं। तो इसलिए इसमें स्केलर्स फॉर्म और वेक्टर फॉर्म दोनों बताएंगे, लेकिन यहाँ पर तो वेक्टर फॉर्म, वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा का ही यूज होगा। तो समझिए कि ये एक मैंने छोटा सा टॉपिक्स लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो पूरा जुड़ा हुआ है। इसका मेन पॉइंट्स हो गया कि ये कूलॉम्स लॉ से एसोसिएटेड है, सारा का सेंटर पॉइंट है कूलॉम्स लॉ, मेन यही है। और इसके पहले ये भी है, बट आज के टॉपिक्स में मैं जो 22 कंसेप्ट है उस 22 कंसेप्ट में, ऐसे तो बहुत बड़ा है, 4 तक आया, जिसमें यहाँ पर है कूलॉम्स लॉ, बट इसके बाद वाले में आएगा, बोल सकते हैं उसमें गॉस लॉ सब आएगा, और उसके मदद से भी हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और ठीक उसके पहले एक और आएगा विदाउट गॉस लॉ, कूलॉम्स लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो पहला होगा ये पूरा, जिसको बोल सकते हैं ये पूरा का पूरा, ये सेक्शन ए हो गया, जिसका सेंट्रल पॉइंट है कूलॉम्स लॉ, साथ में एसोसिएटेड है चार्ज भी। बी पार्ट में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कूलॉम लॉ के हेल्प से, और सी में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ के हेल्प से, और डी में आएगा एक फ्री चार्जेस एंड बॉन्ड चार्जेस के बारे में, और साथ ही साथ आएगा कि कैपेसिटर्स के बारे में, और उसी में जो लास्ट में मैंने कहा, तो समझ लीजिए कि वो हर एक में 4-4 कंसेप्ट है, इसमें 4 है, इसके बाद वाले इलेक्ट्रिक फील्ड वाले के लिए भी 4 हो गया, तो 8 हो गया, गॉस लॉ में भी 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद वाले में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी वाला है, उसमें भी 4 आ जाएगा, और लास्ट में आएगा मतलब फ्री चार्जेस, बॉन्ड चार्जेस, डाइलेक्ट्रिक्स, और साथ में आएगा कैपेसिटर्स के बारे में। तो उसमें आएगा 2 + 4 6 कंसेप्ट। तो 5 टॉपिक्स में 5 × 4 5 × 4 20 हो गया, और 2 एक्स्ट्रा है, तो 22 कंसेप्ट है 22। तो उस 22 को मैं कभी पूरा लाइन से लिख दूंगा, अभी वीडियो बड़ा ना हो, इसलिए मैंने 4 का ही खाली लिखा है ए सेक्शन का। इसके बाद बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, जिसको एक डायग्राम से हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा आपके मेमोरी में डाल दें। सपोज कीजिए एक ट्राइंगल है, जिस ट्राइंगल में हम लोग लिखते हैं कि मान लिया एबीसी एक ट्राइंगल है, तो आप लिखिए मान लिया कि एक ट्राइंगल है जिसका वर्टिसेस ए बी सी नहीं है, बल्कि इसका वर्टिसेस में है एक, बोल सकते हैं कि फोर्स है एफ। कैसा फोर्स? कूलम्बिक फोर्स। दूसरा क्या है? तो बोल सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है, जो कूलम लॉ के हेल्प से निकलेगा, और उसका फार्मूला बहुत छोटा है, जो शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, अभी तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं। ये इसका कंसेप्ट होगा कि F = Q0 × E। यहाँ F है कूलम्बिक फोर्स, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये Q0 है टेस्ट चार्ज। और इसी से जब इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे, तो डेफिनेशन में होना चाहिए था
1/q/f, इस तरह से। और जैसे ही Q नॉट अगर पॉजिटिव है तो उस समय फोर्स का और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा। जहां Q नॉट अगर निगेटिव हुआ तो उस समय दोनों का डायरेक्शन एंटी पैरेलल होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और जहां Q नॉट जीरो होगा तो उस समय नेट फोर्स जीरो हो जाएगा और जो भी चार्ज हो गए वो या तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहेगा या डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब नेट फोर्स जीरो रहेगा। और ये वेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर वन डायमेंशन में लिखना होगा तो वेक्टर साइन ड्रॉप करके लिख सकते हैं हम लोग F बराबर Q नॉट ई। बट ये उतना सही नहीं है, ये ज़्यादा एलिगेंट है। बट ये वाला भी उतना सही नहीं है, इसको जो मैंने लिख दिया है F/Q नॉट, ये भी उतना सही नहीं है। सही क्या होता है, इस F को सोचा जाता है कि F डिवाइडेड बाई, और यहाँ सोचा जाता है Q नॉट, और यहां सोचा जाता है Q नॉट टेंड्स टू जीरो। जैसे ही Q नॉट टेंड्स टू जीरो होगा तो उस वक्त जब फार्मूला फाइंड करेंगे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, तो मल्टीप्लाई करने से जो फोर्स भी होगा वो भी कॉरस्पॉन्डिंगली यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म फोर्स होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल तो फोर्स वेरिएबल, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो फोर्स कांस्टेंट। अगर ये वन डायमेंशन का है तो इसको भी वन डायमेंशन ट्रीट करते हुए इस तरह से बनाना होगा वन डायमेंशन के लिए, लेकिन टू और थ्री डायमेंशन के लिए ऐसे ही चलेगा। और यही फार्मूला जो मैंने लिमिट लिख दिया जिसमें कि Q टेंड्स टू जीरो है तो F भी टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, और लिमिट से 0/0 फॉर्म का एक आंसर जो आएगा वो फाइनाइट होगा, और वो भी आंसर कहलाएगा E, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का सही कंसेप्ट है कि E वेक्टर बराबर F/Q नॉट व्हेन Q नॉट टेंड्स टू जीरो लिमिट। ये सही है और ये आंसर रॉन्ग है, और ये आंसर भी रॉन्ग है, ये भी आंसर रॉन्ग है। तो कोई अगर इस तरह का आंसर देता है तो कहा जाएगा कि इसका कंसेप्ट बहुत फालतू है। अगर ये बोला जाता है तो थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। वो कंसेप्ट है जो वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ाएंगे मैथ में, और जब मैथ में पढ़ा देंगे तो फिजिक्स में पढ़ाने की जरूरत नहीं है। और आपके जो भी क्लास मिलेंगे वो फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ्स भी सारा मिलेगा। ज़्यादा चांस है कि फिजिक्स का जो भी अपलोडिंग करेंगे मंडे और ट्यूसडे को है, और वेडनेसडे और थर्सडे को मैथमेटिक्स है, फ्राइडे और सैटरडे केमिस्ट्री है। और उसमें भी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को मोस्ट प्रोबेबली 11वीं क्लास का अपलोड करेंगे वीडियो, और जो ट्यूसडे है, थर्सडे है, सैटरडे है उसमें 12th क्लास का करेंगे, ताकि जेई एडवांस वाले, जेई मेन वाले, 11 वाले, 12 वाले जो फाउंडेशन कोर्स करते हैं 9-10 का, उनके लिए भी थोड़ा भला हो जाए। जो 6, 7, 8 के हैं उनका भी भला हो, और जो उससे भी नीचे हैं, सिंसियर हैं, तो उनको भी कुछ बेनिफिट मिलेगा। और आने वाले दिन में मैं कुछ 6, 7, 8 के लिए, 9, 10 के लिए भी अलग से वीडियो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में बनाऊंगा और उसको भी अपलोड करूंगा। तो जिनका बेस अगर 11, 12 में लगता है कि नहीं हमने 9, 10 ठीक से नहीं पढ़ा है, तो आप उससे भी जाके गुजर सकते हैं। और इवन 6, 7, 8 के लिए मैं बहुत अच्छा वीडियो डालूंगा, लेकिन फोकस रहेगा उसमें IITs। जैसे अगर किसी को 2027 में देना होगा IITs, तो वो 6, 7 क्लास से ही वो IIT का टारगेट लेकर के सोच सकता है। तो ये मेरी प्लानिंग है, अब देखते हैं। तो पहला हो गया फोर्स, कूलॉम लॉ का फोर्स एक वर्टेक्स में है। दूसरा वर्टेक्स में है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि बिना गॉस लॉ का यूज किए हुए इसी कॉन्सेप्ट से बन जाएगा। और तीसरा होगा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हाई लेवल से, जिसका नाम होगा गॉस लॉ, उससे निकल जाएगा। दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का कॉन्सेप्ट है, बट ये है यूजिंग कूलॉम्स लॉ और ये है यूजिंग गॉस लॉ। और इसी में यूज होता है स्केलर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, और इसी में यूज होता है तुम्हारा मतलब बड़े बड़े जो कॉन्सेप्ट हैं वेक्टर कैलकुलस का, वो सब इसमें यूज होगा, जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। सब मैं बताऊंगा धीरे धीरे, बट अभी समझिए जो बात बता रहे हैं। तो ये पहला टॉपिक हो गया, ये दूसरा टॉपिक हो गया, तीसरा टॉपिक हो गया। और जस्ट यहाँ पर एक सेंटर्स में सपोज किया जाए, सेंटर ये है, और सेंटर के एबव में एक पॉइंट लिया जाए, मान लिया जाए मिरर इमेज ले रहे हैं इसको, जिसको बोल सकते हैं कि इस पॉइंट का नाम हो गया एक तरह से पोटेंशियल।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या आप बोल सकते हैं स्पेशल केस में इसका जो जनरलाइज फॉर्म है वो उसका नाम है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। स्पेशल केस ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल है। दोनों में क्या अंतर है वो कभी मैं बात करूंगा। अभी कोशिश करो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट क्या है, फार्मूले क्या है, पूरा ड्राइवेशन क्या है, मैं हर चीज जानो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तभी दुनिया के कोई भी क्वेश्चन आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बना सकते हो। क्योंकि कंसेप्ट की कमी रहती है इसलिए क्वेश्चन बनता नहीं है, और बिना कंसेप्ट का कुछ नहीं होता है। जैसे शरीर से अगर सोल निकल जाए तो क्या है, बेकार है शरीर और मन, शरीर मन और आत्मा। तो स्वाभाविक है कोशिश कीजिए कि जो आत्मा है वो कंसेप्ट है उस पर ध्यान दीजिए। ओके, तो यहाँ पर 1 2 3 हो गया, चौथा दे दिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, और साथ में जोड़ सकते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी, बट मैंने खाली लिखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये चौथा पॉइंट है, और इस पॉइंट का इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में एक मिरर इमेज लीजिए। इसको सोच लीजिए FEG एक प्लेन है, और इसका जो मिरर देखेंगे इमेज तो ठीक इसके नीचे में बनेगा। इसको फुल लाइन में दिखा देते हैं, और इसका मिरर इमेज डैश डैश करके दिखा देते हैं नीचे में कहीं पर, जिसका नाम हो जाएगा कैपेसिटर। तो ये पहला टॉपिक्स है जिसको बोल सकते हैं कूलॉम्स लॉ। दूसरा बोल सकते हैं कि कूलॉम लॉ के फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना, और एडवांस कॉन्सेप्ट फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉस थ्योरम लगाना, यही इसी में यूज होगा वेक्टर कैलकुलस, और स्केलर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, थोड़ा हाई लेवल। और चौथा आ जाएगा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स वाला, तो ये 2 नंबर में है, और ये हो गया 3 नंबर में कंसेप्ट, और ये भी जो है ये 4 नंबर में हो गया, और ये जो है ये 5 नंबर में है, जिसको बोल सकते हैं कैपेसिटर्स। इसी के साथ में आएगा इसके पहले फ्री चार्जेज एंड बाउंड चार्जेज, मतलब चार्जेज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो डेप्थ में बताएंगे जब टॉपिक्स आएंगे तब। और ये पांचों का, एक फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट गॉस लॉ यूजिंग कूलॉम्स लॉ, तीसरा गॉस लॉ हाई लेवल, और इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जाना जाता है। और चौथा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को यू लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी लिखते हैं। और इसके बाद इसका मिरर इमेज इस ट्रायंगल में आ गया कैपेसिटर्स। तो यहाँ पर 4 कंसेप्ट, इसका 4 कंसेप्ट, इसका 4 कंसेप्ट, इसका 4 कंसेप्ट, और इसका 4 नहीं बल्कि 2 + 4, तो हो गया पूरा 22 कंसेप्ट। इसलिए टोटल कंसेप्ट यहाँ पर है 22 कंसेप्ट, 22 कंसेप्ट, जो मैंने शुरू में लिखा था कि 22 कंसेप्ट पढ़ते हैं। अगर 22 कंसेप्ट आपने अच्छा से पढ़ लिया है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, चाहे वो जेईई एडवांस का, मार्केट में 44 साल के क्वेश्चन उपलब्ध हैं जेईई एडवांस का, और 20 साल का अलग से मिलता है, एलियट की किताब है जो जेईई मेन का या एनआईटी का बोल सकते हैं, वो भी मिलता है। और थोड़ा इससे भी एवं बीएससी और एमएससी लेवल तक का टॉपिक्स पढ़िए और समझिए, हाई लेवल जिसको बोल सकते हैं। तो जब आप आईआईटी के क्वेश्चन देखेंगे और उसको बनाने के पहले जब हाई लेवल जानेंगे, तब जाके जेईई एडवांस के 44 साल के क्वेश्चन बनेंगे। तो पहले होता है इसके ऊपर हाई लेवल, हाई लेवल को समझना, वो भी कॉन्सेप्ट में, जिसमें बीएससी ऑनर्स या मास्टर डिग्री या उससे ऊपर का लेवल का यूज होगा। और उसके बाद आएगा फर्स्ट पार्ट के बाद सेकेंड पार्ट में जेईई एडवांस के 44 साल के क्वेश्चन बनाना, और उसके बाद आएगा जेईई मेन के क्वेश्चंस को बनाना, तब जाके क्वालिफाई करोगे। इसमें पहले थ्योरी पढ़ना है, तब एप्लीकेशन में आना। एप्लीकेशन में एक ही बुक बनाइए, उसका नाम है IE यूरोडॉक। उसमें लगभग 1878 न्यूमेरिकल्स हैं, और उसमें सिनॉप्सिस दिया हुआ है हर चैप्टर्स का। अगर देखिएगा तो काइनेमेटिक्स में 58 क्वेश्चंस होगा, ग्रेड क्वेश्चंस है। उसके बाद न्यूटन लॉ में 59 क्वेश्चंस होगा, और वर्क ऑफ एनर्जी के अंदर में होगा 82 क्वेश्चंस, और ये सब मिला के हो गया 199, और इसको कहा जाता है मैकेनिक्स ऑफ ए पार्टिकल। तो फालतू बुक बनाने की जरूरत नहीं है,
बनाने वाले लोग क्या बनाते हैं, पहले बनाएंगे एनसीईआरटी, इसके एवं में बनाते हैं एससी वर्मा, इसके ऊपर जो एनएड की 5 किताब आती है वो बनाना, फिर उसके बाद यूरोडॉफ। जब सभी चीजों को आप मिलाइए तो क्या हो गया, NaHI, नहीं, नहीं मतलब नो, नो का मतलब एक और होता है KNOW, इसमें K को और W को साइलेंट कर दीजिए तब दिखेगा नो। तो K का मतलब कैनेमेटिक्स, N का मतलब न्यूटन लॉ और W का मतलब वर्क और एनर्जी। तो पहले ये, तब ये और तब ये 3 होता है। लेकिन स्टूडेंट करते क्या है, ना कैनेमेटिक्स पढ़ते हैं ठीक से, ना न्यूटन लॉ पढ़ते हैं ठीक से, ना वर्क और एनर्जी पढ़ते हैं। इसीलिए ये तीनों टॉपिक्स में जो कि मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल है उस पर रहते हैं लड्डू, माने अंडा, कुछ नहीं रहते। तो बच्चों थोड़ा कोशिश करो कि जो मैं बात कहा उसको अमल कीजिए और एक ही किताब बनाइए। जरूरत नहीं है एलियट की किताब को बनाने का, उतना समय नहीं है, हमने भी अपने लाइफ में कभी नहीं बनाया। जरूरत नहीं है कि एससी वर्मा की पूरी किताब आप बनाए, हमने भी नहीं बनाया। हाँ, कहेंगे कि जरूरत नहीं है एनसीईआरटी बनाना तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर मैं जानबूझकर ये बोल रहा हूँ कि नहीं इसको बनाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा उड़ोगे तो जान ही रहे हो कि जब आदमी 9-10 पढ़ करके निकलता है तो सोचता है कि अरे आईआईटी को तो मैं फोड़ दूंगा, लेकिन जब जैसे से थोड़ा लेवल बढ़ता है तो उसको समझ में आएगा आईआईटी आपको खुद फोड़ दे रहा है, तब स्कूल का पास करने का आदमी सोचता है। इसलिए ज़्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, जो बात मैं बोलूँ उसको अमल कर लो। एनसीईआरटी बोर्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स उसको मत छोड़िए, क्योंकि स्कूल भी तो पास करना जरूरी है और कुछ फाउंडेशन भी तो होनी चाहिए, इसलिए इसको करिए और बीच वाला सब किताब को छोड़ दीजिए, सीधा यूरोडॉफ में आइए। पहला बुक ये, दूसरा बुक ये। हाँ, अगर कैपेबिलिटी है तो आप एनसीईआरटी भी छोड़ दीजिए और सीधा आप आ जाइए यूरोडॉफ की किताब बनाइए। लेकिन यूरोडॉफ बनना इतना आसान नहीं है, उसके लिए पूरी मैथमेटिक्स की जानकारी होनी चाहिए, इवन आपको अलजेब्रा, ट्रिगो, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, बहुत चीजें मालूम होगी, तभी जाकर के उनके क्वेश्चंस बनेंगे, नहीं तो बनेंगे ही नहीं। तो इस तरह से मैंने अभी एक छोटा सा वीडियो बनाया जिससे कि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ कैसे क्या करना चाहिए। और इसके बाद वाले वीडियो में मैं डायरेक्ट ये सेकेंड टॉपिक्स स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। फिर धीरे धीरे इसी का स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म लाऊंगा, तब उसके बाद ये वाला लाएंगे फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन, और फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज ऑफ इस प्रॉपर्टीज बताएंगे चार्ज के, और इसमें तीनों डिस्कस करेंगे। और ए वाले को उठा करके लाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो उस समय डिस्कशन करेंगे, इस समय डिस्कशन इसमें नहीं करेंगे क्योंकि वहीं कर देंगे तो फिर जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से इसको देखिए और समझिए और जानिए कि बस 12th क्लास के लिए जो भी फिजिक्स है वो चौथा पार्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और 5वां टॉपिक्स है ऑप्टिक्स, और 6ठा टॉपिक्स है मॉडर्न फिजिक्स। जैसे हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तो फिजिक्स में क्या होता है, 2 ही होता है, एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री और दूसरा हो गया एंशिएंट और मेडिएवल। तो एंशिएंट और मेडिएवल को मिला करके कहा गया है क्लासिकल फिजिक्स, और जो छूट गया एक और उसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो इसलिए बोल सकते हैं कि फिजिक्स को जब डिवाइड करेंगे तो 2 पार्ट में आएगा। पहला हो गया फिजिक्स को डिवाइड करने का तरीका में होगा क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स एक पार्ट, और दूसरा पार्ट हो गया मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स उन्हीं को कहा जाता है जो 1900 ईस्वी के बाद ऑनवर्ड्स, उसके बाद का जितने भी केमिस्ट्री और फिजिक्स से जुड़ी हुई चीजें हैं वो मॉडर्न फिजिक्स में आता है, और ये हो गया क्लासिकल मैकेनिक्स। और इसके अंदर में 5 पार्ट है। वो 5 पार्ट कौन कौन है, तो पहला हो गया
मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दूसरा आ गया थर्मल फिजिक्स, और तीसरा आ गया ऑसिलेशन एंड वेव्स। उस बात को भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। और एक नंबर में आ गया मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बात आएंगे टॉपिक्स पर तो बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्या होता है। खाली अभी मैकेनिक्स को फोकस करिए। 11th क्लास का वीडियो देख सकते हैं, वो भी मैंने अपलोड कर दिया है प्रोजेक्टाइल चैप्टर्स पर। काइनेमेटिक्स चल रहा है अभी। 2 नंबर में आएगा थर्मल फिजिक्स, हीट से जुड़ा हुआ है, हीट है थर्मलाइज। और तीसरा आ गया ऑसिलेशन एंड वेव्स। ये ऑसिलेशन वेव्स क्या है? तो ऑसिलेशन के अंदर में आएगा एसएचएम, और तब ये आएगा वेव्स। इसमें आएगा सिर्फ मैकेनिकल वेव, जिसमें आएगा लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगा वो 12 में पढ़ाई होती है, जो यहाँ ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसी के आगे बढ़ने से ऑप्टिक्स आएगा। और ऑप्टिक्स में 2 जो होता है, एक रे ऑप्टिक्स जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और दूसरा नाम है वेव ऑप्टिक्स, या इसका एक और नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स में हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। और मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना पड़ता है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और लास्ट में मिलेगा कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इस तरह से बच्चों पहला हो गया फिजिक्स का ब्रांच में मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, दूसरा हो गया थर्मल फिजिक्स, और तीसरा हो गया ऑसिलेशन वेव। ये तीनों पार्ट, आधा पार्ट है फिजिक्स का जो 11th क्लास में पढ़ाई होती है, और आधे पार्ट जो है 4, 5, 6 उसका नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और दूसरा है ऑप्टिक्स, और पांचवा हो गया, छठा हो गया मॉडर्न फिजिक्स। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर में भी आएगा 4। कौन कौन? खाली नाम लिख दे रहे हैं, जगह नहीं यहाँ पर जो मैं लिख सकूं। पहला हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा हो गया डायरेक्ट करंट जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरा हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, चौथा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स। वो सिलेबस में भी देखोगे तो मिल जाएगा, फिर से मैं इसको रिपीट कर दूं। पहला हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, या उसका दूसरा नाम है डायरेक्ट करंट, क्योंकि आगे जाके एक अल्टरनेटिव करंट भी मिलेगा। और तीसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, चौथा में आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स। तो ये सारा मिल करके कहलाता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और ये ग्रेट टॉपिक है, बहुत बढ़िया है, इस पर पूरा मैक्सवेल का कॉन्सेप्ट भी यूज होता है, बहुत खतरनाक है। तो बच्चों इसका आप एक रिव्यू के रूप में एक इसका फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि थोड़ा सा एक रिव्यू करने में ठीक रहेगा। और मैं एक थोड़ा सा हाईलाइट बताया कि कहाँ पर है क्लासिकल फिजिक्स, कहाँ है मॉडर्न फिजिक्स, कैसे क्लासिकल फिजिक्स में 5 है, 3 हो गया 11 का, 2 हो गया 12 का, और लास्ट छठा वाला है मॉडर्न फिजिक्स। और आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी दिन और। ओके, थैंक यू, एंजॉय।